तो कल हमने पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात की। पब्लिक पॉलिसी में हमने देखा गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव्स, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज। या पब्लिक पॉलिसी में हम ये भी देखते हैं इट इज अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट सेज एंड व्हाट इट डज और इट डिड नॉट। कहीं कहीं पर वो जब कहते हैं तो करते हैं और कहीं कहीं पर वो जब कहते हैं तो करते नहीं है। और इस पब्लिक पॉलिसी में हमने इसमें देखा ये भी कि जब ये पब्लिक पॉलिसी बनती है उससे पहले कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, एजेंडा बिल्डिंग हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम जब कहीं पर आइडेंटिफाई हो जाती है तब जाके उस पर कोई एजेंडा बनता है, कोई प्रोग्राम बनता है, कोई सोल्यूशन ढूंढा जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट करके उसका इवाल्युएशन या उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखा जाता है कि किस हद तक हमारी जो प्रॉब्लम थी वो इस पॉलिसी के बनाने से दूर हो गई। तो ये जो पब्लिक पॉलिसी है इन जनरल वी कैन से दैट इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये जो पब्लिक है ये साइक्लिक प्रोसेस है। और पब्लिक पॉलिसी में हमने और देखने हैं जो इसकी थ्योरीज है वो हमने देखनी है। तो पब्लिक पॉलिसी में बहुत सारी थ्योरीज आती है। फॉर एग्जांपल इसमें पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी आती है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स थ्योरी आती है, इसमें ग्रुप थ्योरी आती है। ग्रुप थ्योरी को कभी कभार प्लूरलिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है, या इसमें एलीट थ्योरी भी आ जाती है, और इसमें रैशनल चॉइस थ्योरी भी आ जाती है, और इसमें इंक्रीमेंटलिज्म थ्योरी भी आती है। तो इंक्रीमेंटलिज्म थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, एलाइट थ्योरी, प्लूरलिस्ट या ग्रुप थ्योरी जिसको हम कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स थ्योरी, और पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी और पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी। तो ये वो सारी थ्योरीज है जो पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड है, और ये सारी थ्योरीज जो है ये ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है बिकॉज ये सिंपल है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड देम बेटर। और जहां तक पहली थ्योरी जो आती है वो पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी होती है। पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी जो होती है इसमें यही कहा जाता है कि ये पॉलिसी कब बनती है। पॉलिसी फर्स्ट बिगिनस ऑन एन एजेंडा। जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जब कोई एजेंडा सामने आ जाता है, तब एक पॉलिसी बन जाती है। ये पॉलिसी जब ये एजेंडा जब देखा जाता है, प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई हो जाती है, जैसे हमने डिस्कस किया साइक्लिक प्रोसेस में, एक प्रॉब्लम को देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर कोई पॉलिसी बनती है। सो दैट इज व्हाट पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी जो है ये कहती है। इट स्टेट्स दैट पॉलिसी फर्स्ट बिगिनस ऑन एन एजेंडा और पॉलिसी फर्स्ट बिगिनस ऑन एनी प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम पे एक पॉलिसी बन जाती है। जब ये पॉलिसी बनती है इट इज देन फॉर्मुलेटेड, ये बनाई जाती है, देन इट इज अडॉप्टेड, इसको अडॉप्ट किया जाता है यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है, देन इट इज इवॉल्वेटेड। तो अडॉप्शन इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसकी रिवॉल्वेशन यानी इवॉल्वेशन और इम्पैक्ट फैक्टर देखा जाता है। तो पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी में यही आ जाता है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क फिर कब बनती है। पॉलिसी तब बनती है जब एक प्रॉब्लम, एक एजेंडा को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद वहां पर उस एजेंडा को, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम आउट की जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, और एट द एंड उसका इवैल्यूएशन यानी इम्पैक्ट देखा जाता है। सो पॉलिसी प्रोसेस थियरी states that a policy first begins on an agenda, then a policy is formulated, adopted, implemented, and then evaluation takes place. At the end, evaluation takes place. Evaluation में यही होता है कि किस हद तक इस प्रॉब्लम को हमने इस पॉलिसी से सॉल्व किया, इम्पैक्ट फैक्टर क्या रहा, ये प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट कर रही है या खत्म हो चुकी है पूरी तरह, या किसी हद तक अभी भी ये एग्जिस्ट हो रही है। तो ये सारा आता है पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी में। दैट मींस पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी सिंपल है। इसमें आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, फिर आपने उस प्रॉब्लम के रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, और उस पॉलिसी को आपने फॉर्मुलेट करके, अडॉप्ट करके ग्राउंड रियलिटी में इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद इसका रिव्यू करना है। रिव्यू मतलब इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन करनी है, आपने इम्पैक्ट फैक्टर देखना है कि किस हद तक ये पॉलिसी जो वर्कआउट हमने की, इंप्लीमेंट की, ये किस हद तक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो गई, या किस हद तक हमारी प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्टिंग। सो दिस वाज ऑल इन पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी। तो ये सिंपल सी थ्योरी है जिसमें पॉलिसी तब बनती है जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, फिर पॉलिसी कब वर्कआउट हो जाती है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर इसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी में आता है। और दूसरी जो थ्योरी है दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी। पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी ये उसी तरह की थ्योरी है जिस तरह डेविड ईस्टन का वो अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच, जिसमें इनपुट्स और आउटपुट्स की बात होती थी। तो वही बात यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी में भी आती है। तो इट इज अनदर डिस्क्रिप्टिव मॉडल रिगार्डिंग पब्लिक पॉलिसी दैट ट्रीट्स द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को ट्रीट करती है लाइक एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम किसी के साथ किसी जानवर के साथ कोई रिएक्ट करेंगे, वो वहां से रेस्पॉन्स दिखाएगा, वो वहां से रेस्पॉन्स दिखाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट है,
पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी में गवर्नमेंट को कंसिडर किया जाता है इट इज एन ऑर्गेनिज्म, इट इज एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म है which only responds to inputs and gives it a stimuli। जो सिर्फ यहाँ से हम इसको, अगर यह ऑर्गेनिज्म है गवर्नमेंट, यहाँ से हम इसको कुछ इनपुट देंगे, ग्रीवेंस देंगे, डिमांड करेंगे, तब जाके वहां से एक्ट करेगा, तब जाके यह वहां से स्टिमुलाई दिखाएगा। तो हम जो यहाँ से इसको पिंच कर रहे हैं, हम जो यहाँ से इसको यहाँ से कुछ सता रहे हैं, ग्रीवेंस यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से पिंच कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इंजेक्टिंग इनपुट, वी आर इंजेक्टिंग इनपुट। और जब वहां से ये जो ऑर्गेनिज्म है, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, इस ऑर्गेनिज्म को हमने यहाँ से पिंच किया, इंजेक्ट किया, यानी हमने इसको इनपुट दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवेंसेस, डिमांड्स या सपोर्ट। और वहां से ये जो स्टिमुलाई देगा वो स्टिमुलाई होगा आउटपुट की सूरत में, दैट इज आउटपुट एंड दैट विल बी पॉलिसी और दैट कैन बी अ डिसीजन, दैट कैन बी अ डिसीजन। जैसे डेविड ईस्टर्न के सिस्टम अप्रोच में आता था, इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स एंड सपोर्ट एंड आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजंस, पॉलिसीज एंड डिसीजंस। एंड सेम इज द केस हियर। जो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी है, इट इज अनदर डिस्क्रिप्टिव मॉडल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी थ्योरी। And according to political system theory, the government is being treated as an organism which reacts to inputs। तो input हम गवर्नमेंट को यहाँ से दे रहे हैं in the form of demands, in the form of grievances। तो वहां से गवर्नमेंट को हमने इनपुट्स दिए इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवेंसेस, तो वहां से गवर्नमेंट स्टिमुलाई दिखाएगा, रेस्पॉन्स दिखाएगा, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट्स, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट्स। What these outputs can be? These can be policies, these can be decisions, these can be policies or these can be decisions। तो वो होते हैं, वहां से वो आउटपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक पॉलिसी और डिसीजन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ से फिर फीडबैक मिलता है। तो हमने इसको इनपुट दिया इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स, जो हमने दिए इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स, इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। तो वहां से गवर्नमेंट ने इसका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई दिया इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट्स लाइक पॉलिसी एंड डिसीजन, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। अब किस हद तक इसकी ये पॉलिसी साजगार रही, हमारी ग्रीवेंसेस सॉल्व हो गई, हम इसका फीडबैक देंगे इन द फॉर्म ऑफ या थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी है, इसमें गवर्नमेंट, ये सेम वही थ्योरी है जिस तरह सिस्टम अप्रोच बाय डेविड ईस्टर्न। जिस तरह एक एनवायरनमेंट होता है और इस एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, उस एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल सिस्टम इनपुट्स लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स, ग्रीवेंसेस, सपोर्ट्स फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम पीपल। तो इनपुट्स लेने के बाद गवर्नमेंट वहां से रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट्स लाइक पॉलिसी डिसीजंस और पब्लिक पॉलिसी हम कह सकते हैं। और ये पॉलिसी किस हद तक साजगार या कारसाज साबित होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ग्रीवेंस खत्म करने में, तो यहाँ से फिर गवर्नमेंट को मिलता है फीडबैक थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी थी। और तीसरी थ्योरी जो आती है दैट इज अबाउट प्लूरलिज्म, जिसमें शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज ग्रुप थ्योरी, दैट इज ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं और वहां से सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज मोस्ट डिमांड्स एंड सपोर्ट्स फॉर पॉलिसी आर मैनिफेस्ट थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारे ग्रीवेंसेस, और इन ग्रीवेंसेस को सपोर्ट मिलता है बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से। तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से हमारी डिमांड्स हाईलाइट हो जाती हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, चाहे वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट्स हो, या चाहे वो मीडिया पर्सन्स हो, या चाहे वो अपोजिशन का रोल हो, यानी अपोजिशन पार्टीज हो। ऑल दीज आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स। तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं, इनकी वजह से जो डिमांड्स हैं ये कभी कभार हाईलाइट हो जाती है। तो मोस्ट डिमांड्स एंड सपोर्ट्स फॉर पॉलिसी आर मैनिफेस्टेड थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी या ग्रुप थ्योरी जो है वो पहला पॉइंट यही बताती है कि जो मोस्ट डिमांड्स या सपोर्ट्स फॉर पॉलिसी है वो ज्यादा मैनिफेस्ट या हाईलाइट हो जाती है थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। और नो सिंगल ग्रुप कैन मोनोपोलाइज पावर, पावर पे सिंगल ग्रुप मोनोपोलाइज नहीं कर सकता, उसकी एक ही अथॉरिटी, एक यानी पावर जो है मोनोपोलाइज एक ही ग्रुप नहीं कर सकता है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप जो होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप जो होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपटीशन एंड क्वालिटी ऑफ अदर ग्रुप्स, क्वालिटी ऑफ अदर ग्रुप्स। बाकी ग्रुप्स में कैसी क्वालिटीज है या कंपटीशन लेवल कैसी है, तो जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल
जो ग्रुप होगा, सबसे जो क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी, वो वाला ग्रुप आगे बढ़ेगा, वो वाला ग्रुप आगे बढ़ेगा। तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप विल बी डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ कंपटीशन, बाय द अमाउंट ऑफ कंपटीशन एंड क्वालिटीज ऑफ कंपीटिंग ग्रुप्स। तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप वही होगा जो इन सारे ग्रुप्स में, जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स है, इनमें सबसे क्या होगा, जिसके पास क्वालिटी अच्छी होगी और जिसके पास इन्फ्लुएंस ज्यादा बेहतर होगा, इन्फ्लुएंस ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें ये अंदर से एक होगा कि वो सेल्फ, ये जो है सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे नहीं होंगे, वो कलेक्टिव गुड के लिए काम करना चाहते हैं। तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप विल बी डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ कंपटीशन, वो कंपटीशन में लगे होते हैं, एंड क्वालिटीज ऑफ कंपीटिंग ग्रुप्स। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि बाकी ग्रुप्स में कौन सी क्वालिटीज है, बाकी ग्रुप्स में कौन सी क्वालिटीज है। जिस ग्रुप में सबसे अच्छी क्वालिटीज होंगी और जो कंपटीशन लेवल में सबसे आगे रहेगा, तो वही होगा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, वही होगा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। और जो पॉलिसी है, पॉलिसी बनाई जाती है, इट इज वर्कड आउट, जो ये प्लूरलिस्ट थ्योरी है, इसमें शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पावर्स रहता है, इसको ग्रुप थ्योरी का नाम भी दिया जाता है। तो तीसरे पॉइंट से डिपिक्ट होता है प्लूरलिज्म की बात, बिकॉज पॉलिसी रिजल्ट फ्रॉम कंप्रोमाइज, पॉलिसी रिजल्ट फ्रॉम compromise, or we can say policy results from an agreement. तो पहला पॉइंट इसमें आता है, मोस्ट डिमांड्स और सपोर्ट्स फॉर पॉलिसी जो आती है, वो हो जाती है हाईलाइट थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जो सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होगा, वो कंपटीशन लेवल में और क्वालिटी के हिसाब से सबसे आगे होगा। तीसरा पॉइंट जो है, पॉलिसी जो बनती है वो आफ्टर कंप्रोमाइज बनती है, वो आफ्टर कंप्रोमाइज बनती है, इन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एवरी ग्रुप, इन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एवरी ग्रुप। Political actors जो होते हैं, these are objective referees which states which group has won. Political actors जो होते हैं, these are the objective referees. These are the objective referees who state which group has won. तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स है, इनमें ये पॉलिटिकल एक्टर्स जो होते हैं, ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टर्स यहाँ पर क्या करते हैं, एक्ट एज रेफरीज, वो ये डिसाइड करते हैं कि किस ग्रुप ने, किस स्टेट ने या किस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ने रेस जीती है, किस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ने ये जो पॉलिसी मेकिंग के बारे में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल किस ग्रुप की कौन सी डिमांड थी, किस ग्रुप की कौन सी डिमांड थी, तो किस ग्रुप की कौन सी डिमांड थी और किस ग्रुप की डिमांड को तस्लीम किया गया है, किस ग्रुप की जो सलाह मशवरों के दौरान किस ग्रुप की अपनी ग्रीवेंस थी, किसी दूसरे ग्रुप की दूसरी ग्रीवेंस थी, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स ने अपनी अपनी ग्रीवेंस रखी, वहां कंप्रोमाइज के बाद उन्होंने एक पॉलिसी बना दी। तो पॉलिटिकल एक्टर्स एंड पे होते हैं रेफरीज, और वो डिसाइड करते हैं who state which group won, तो किस ग्रुप ने जीत लिया है, कि किस ग्रुप ने क्या जीत लिया है, पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव्स। तो प्लूरलिज्म में ये जो पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव है, इसमें ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी बनाते हैं एक एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप इस पॉलिसी को सुपरहेड करेगा, कौन सा ग्रुप इस पॉलिसी को सुपरहेड करेगा। तो इसमें जो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है वो इसी के हिसाब से रहती है, जो डिमांड्स और ग्रीवेंसेस होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स लोगों की जो होती है डिमांड्स, वो या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स कलेक्टिवली हाईलाइट करते हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन्स होंगे, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स होंगे, चाहे वो अपोजिशंस के लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट्स होंगे, या ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या बाकी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ये सारी जो है ये ग्रीवेंसेस हाईलाइट करते हैं। कोई एक ग्रुप इनमें पावरफुल नहीं होता है मुकम्मल तौर पे, लेकिन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप वही होता है जो कंपटीशन की लेवल में इनमें सबसे ऊपर आगे रहता है, और जिसके पास अच्छी क्वालिटीज रहती है, और जो एक पॉलिसी बनती है वो कब बनती है, वो सिंगल हैंडेडली एक ग्रुप नहीं बनाता है, वो बाकी ग्रुप्स को भी कंसिडरेशन में लेके एक पॉलिसी बनाते हैं, और एट द एंड ऑफ द जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स विद इन द सिस्टम, वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप सुपरहेड करेगा as far as policy making and implementation of these very policies is concerned। तो ये प्लूरलिज्म में ये वाले पॉइंट्स थे। प्लूरलिज्म को एट टाइम्स ग्रुप थ्योरी का नाम भी दिया गया है। उसके बाद आ जाती है एलीट थ्योरी। एलिट्स के बारे में आपने सुना होगा, चाहे वो विल्फ्रेड पैरेटो की बात हो, मोस्का की बात हो, या मिचेल्स की बात हो, या बाकी थिंकर्स जो इसमें एलिट्स में आते हैं उनकी बात हो। लेकिन एलाइट थ्योरी में आपको ये पता है जो ये एलिट्स होते हैं ये हमेशा कम तादाद में होते हैं, बट ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो किसने बोला था, शायद मिचेल्स ने बोला था कि मोस्का ने बोला था, एन ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी
controls या rules over an unorganized majority. Unorganized majority आम लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी बहुत कम लोग होते हैं जिनका असली रसूख होता है या तो वो क्वालिफाइड होंगे, या तो वो इकोनॉमिकली सुपरहेड कर रहे होंगे, या तो वो सुपीरियर होंगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो कम तादाद में होते हैं बट वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो वही ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी कंट्रोल्स द अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी। तो ये एलिट्स का कहना है। तो एलिट थ्योरी में क्या आता है? सोसाइटी इज स्ट्रैटिफाइड with masses at the bottom and ruling class या elites at the top। तो elites एक सोसाइटी में टॉप पे रहते हैं और जो masses होते हैं, पॉपुलेशन जो होती है, आम पब्लिक जो होती है, वो बॉटम पे रहती है। तो बॉटम पे ये फ्यू एलिट्स रूल करते हैं। बॉटम पे जो लोग हैं इन पे ये फ्यू एलिट्स रूल करते हैं। एलिट थ्योरी में ये जो लोग आते हैं ये रिच होते हैं या ये एजुकेटेड होते हैं या ये पॉलिसीज डिक्टेट करते हैं, डिक्टेट टर्म्स एंड कंडीशंस यही एलिट्स करते हैं। तो कम तादाद में होते हैं और जब ये पॉलिसीज बनाते हैं ये मोस्टली पॉलिसीज पब्लिक के लिए कम और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ज्यादा बनाते हैं। दिस थ्योरी फोकस ऑन द रोल ऑफ लीडरशिप इन पॉलिसी मेकिंग। तो एलिट्स की जो लीडरशिप है, जो एलिट्स हुकूमत करते हैं, इनकी लीडरशिप कैसी है, मासिस पे कैसे हुक्म चलाते हैं, कैसे इनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए होते हैं और बहुत कम टाइम के लिए उन पॉलिसीज में कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बात होती है। तो एलिट थ्योरी में यही है। इसमें एट द टॉप बहुत कम लोग होते हैं, या तो अमीर होंगे, इकोनॉमिकली एजुकेटेड होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, और जो बॉटम पे होते हैं वो मेजॉरिटी में पब्लिक होती है, आम पब्लिक होती है। तो यहाँ पर जो एलिट्स ग्रुप जो कंट्रोल करता है, रूल करता है, वो पॉलिसीज बनाता है। जब वो पॉलिसीज फ्रेम आउट करते हैं, उन पॉलिसीज का मुद्दा ज्यादा ये रहता है कि उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए रादर देन कलेक्टिव गुड। तो एलिट थ्योरी में जो कलेक्टिव गुड के लिए पॉलिसी बनती है उससे कम फायदा होता है, ज्यादा उस पब्लिक पॉलिसी के पीछे होता है सेल्फिश इंटरेस्ट। तो ये एलिट थ्योरी में आता है। उसके बाद एक और थ्योरी आती है जो किसी हद तक एलिट थ्योरी के साथ मैच होती है, एंड दैट वेरी थ्योरी इज नोन एज रैशनल चॉइस थ्योरी। तो जहां तक रैशनल चॉइस थ्योरी की बात है, पॉलिसी मेकर्स की जब बात करते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी में, दे परस्यू द पॉलिसीज एज फार एज देयर ओन इंटरेस्ट्स आर कंसर्न। तो पॉलिसी मेकर्स परस्यू देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एज फार एज रैशनल चॉइस थ्योरी इज कंसर्न। तो रैशनल चॉइस थ्योरी में जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो पॉलिसी ऐसे बनाते हैं कि ज्यादातर उनका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट फुलफिल हो जाता है रादर देन नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में वो कम बात करते हैं, सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में वो कम ज्यादा बात करते हैं, और पॉलिसी वो इस हिसाब से बनाते हैं कि उनका जो सेल्फिश इंटरेस्ट होता है वो फुलफिल हो जाता है इंस्टेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और जो वोटिंग होती है दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन देयर ओन गोल्स, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट्स। तो ये जो थ्योरी है इट अलर्ट्स अस टू द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिसी। तो ये हमें अलर्ट करती है कि सेल्फिश इंटरेस्ट जो पॉलिसीज में होती है, पॉलिसी मेकिंग में सेल्फिश इंटरेस्ट रहते हैं जहां तक रैशनल चॉइस थ्योरी की बात है। तो रैशनल चॉइस थ्योरी और एलिट थ्योरी में ज्यादातर जो पॉलिसीज बनती हैं उनका जो मुद्दा और मकसद होता है वो यही होता है, टू सर्व द रूलिंग क्लास, चाहे वो एलिट थ्योरी की बात थी या रैशनल चॉइस थ्योरी की बात थी। फॉर एग्जाम्पल रैशनल चॉइस थ्योरी में जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो ये रूलिंग क्लास होता है, जो अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, ये कभी कभार क्या करते हैं, इनका बंदा अगर बंद होगा, इम्प्रिजन होगा, तो वहां पर वो एजेंसीज को यूज करते हैं, इंटेलिजेंस एज वेल एज सिक्योरिटी एजेंसीज को यूज करते हैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, टू गेट दैट वेरी क्रिमिनल आउट ऑफ द प्रिजन एंड compete for the elections। तो ये इस हिसाब से इंटेलिजेंस और एजेंसीज को, गवर्नमेंट इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी गवर्नमेंट की जो होती है उसको ये अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं इन ऑर्डर टू release the criminal from the prison and make him compete for the elections, make him compete for the सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये होता है जब रैशनल चॉइस थ्योरी में वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो एजेंसीज एज वेल एज सिक्योरिटी या जो ऑफिसेज, पुलिस या इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट होते हैं उनको अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये होता है रैशनल चॉइस थ्योरी में। उसके बाद एक और आखिरी थ्योरी इसमें आती है, दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटलिज्म। तो इंक्रीमेंटल थ्योरी या इंक्रीमेंटलिज्म, इससे क्या होता है, इट व्यूज पब्लिक पॉलिसी एज कंटिन्यूएशन ऑफ पास्ट गवर्नमेंट एक्ट्स विद ओनली इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशंस। तो इंक्रीमेंटलिज्म में पास्ट गवर्नमेंट के जो एक्ट्स है जो उन्होंने किया है वही कंटिन्यू करना, लेकिन थोड़ी सी इनमें मॉडिफिकेशन करना। फॉर एग्जाम्पल
एग्ज़ाम्पल अगर हम इंक्रीमेंटलिज़्म की बात करेंगे, एक इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट ने कंप्यूटर 10 रखे थे, अभी गवर्नमेंट चाहती है ये कंप्यूटर वहाँ रहें, लेकिन 5 कंप्यूटर इनमें और दे दो, 5 कंप्यूटर इनमें और दे दो। अब अगर इन्होंने ये ब्रिज बनाया है, तो इस ब्रिज को थोड़ा-सा ठीक है, इसको थोड़ा-सा ऊपर से पेंट करो, इसको थोड़ा-सा ऊपर से पेंट करो। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि पुराने गवर्नमेंट ने जो किया है, पास्ट गवर्नमेंट्स ने जो किया है, उसी को कंटिन्यू रखना है, बस उसमें थोड़ी-सी तब्दीली लानी है, चाहे वो रंग लगा के तब्दीली लानी है या थोड़ा-सा उसमें थोड़ी-सी कंस्ट्रक्शन करके तब्दीली लानी है। दैट इज़ इंक्रीमेंटलिज़्म, दैट इज़ इंक्रीमेंटल थ्योरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो जहाँ तक रिलेवेंस जो पब्लिक पॉलिसी की बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जब हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं, तो चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोनार्की हो, टायरनी हो, ओलिगार्की हो, डेमोक्रेसी हो या पॉलिटी हो, पॉलिसीज़ हैव टू बी मेड, पॉलिसीज़ हैव टू बी मेड। जो भी सिस्टम होगा, जो भी रिजीम होगी, मोनार्की होगी, डेमोक्रेसी होगी, डिक्टेटरशिप होगी या अथॉरिटेरियनिज्म होगी, पॉलिसी आपने बनानी है, फिर ये डिपेंड इस पे है, ये पॉलिसी आपका सेल्फिश इंटरेस्ट फुलफिल करती है या पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करती है। तो पॉलिसी किसी भी रिजीम, किसी भी सिस्टम में बनानी होती है। To cope with varied problems and demands of the people, the government has to make many policies. To solve those very demands, to sort out those very grievances of the people, to solve the problems of the people, to sort out the grievances, demands of the people, you have to make the policies, you have to make the policies. तो ये जो policies होती हैं, जो public policies होती है, public policy professionals को जब हम देखते हैं, they are ruling political leaders, they are ruling political leaders. तो that means जो public policy बनाई जाती है in general, वो कौन बनाता है? वो रूलिंग गवर्नमेंट बनाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट होता है उसमें, अलॉन्ग विद सीएम, पीएम, या अगर हम देखेंगे प्रेसिडेंट एटसेट्रा, जो भी होता है ये, तो ये रूलिंग एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, रूलिंग पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वही होते हैं जो पॉलिसीज को बना देते हैं। लेकिन जब पॉलिसीज को बनाते हैं, वो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बिकॉज पॉलिसीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द institutions of the state, by the public administrators serving in public institutes of the state. तो पॉलिसी मेकिंग का काम रहता है किनका? रूलिंग एलिट, रूलिंग गवर्नमेंट का, रूलिंग पॉलिटिकल लीडर्स का। और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम किसका होता है? स्टेट इंस्टीट्यूशंस का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का। तो स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो हम करते हैं, इट फोकसेस ऑन एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो पब्लिक पॉलिसी में हम देखते हैं, जो स्टडी हम करते हैं पब्लिक पॉलिसी में, इसमें फोकस इस बात पे किया जाता है, एनालिसिस देखी जाती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या रहता है जब लोग उनसे डिमांड करते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, क्या वो उनकी पॉलिसी, इनकी डिमांड को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्या उनकी डिमांड सुन के अपोजिशन इसको हाईलाइट करते हैं, इस ग्रीवेंस को, या नहीं करती है, और जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो कोई पॉलिसी बनाती है या नहीं बनाती है। तो रियल पॉलिसीज जो बनानी होती है, रियल पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, वो होती है रूलिंग पॉलिटिकल एक्टर्स, रूलिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। और जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, वो होती है स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, कंट्री वाइज इंस्टीट्यूशंस की, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। और जहां तक स्कोप, इसका स्कोप अगर देखेंगे, पब्लिक पॉलिसी का स्कोप क्या है, इसका जो स्कोप रहता है वो इमेंस, वाइड रेंज, वास्ट रहता है। व्हाई? बिकॉज इट कवर्स ऑल द सेक्टर्स, बिकॉज इट कवर्स ऑल द सेक्टर्स। किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम हो, उसको हाईलाइट किया जाएगा, तो उसके रिलेटेड कोई पॉलिसी बन जाती है। एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट्स इन मनी एरियाज, तो गवर्नमेंट एक्ट्स एक्सपैंड होते हैं बहुत सारे एरियाज में, ज्यादा से ज्यादा वो एरियाज कवर करने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, सेफ्टी मेजर्स फॉर द वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ के लिए आप रिहेबिलिटेशन करते हो, हेल्थ केयर अपनाते हो, या सैनिटेशन कराते हो, या सेफ्टी ऑफ वर्कर्स आप रखते हो, या कंज्यूमर्स रखते हो। इसके अलावा वेजेस इंक्रीज करते हो आप, या रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। इवन आर्ड की आप पॉलिसी चलाते हो, सवेज के लिए आप ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराते हो, या इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वेस्टेज के लिए भी आप कोई मुतबादिल देखते हो, इसके लिए भी आप कोई सोल्यूशन देखते हो टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल। इसके अलावा आप डेवलपमेंट करते हो, चाहे वो पब्लिक पार्क की बात हो, हाउसिंग की बात हो, इसके लिए भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, या लैंड को प्रिजर्व करते हो, चाहे लैंड की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या रिलीजियस प्लेसेस की बात हो, इनके लिए भी आप या तो इनकी आप सेफ्टी मेजर्स या सेफगार्ड मेजर्स लेते हो, या इनकी प्रोटेक्शन के लिए आप, या इनको मतलब रिबिल्ड करने के लिए
जो होते हैं आप स्टेप्स लेते हो, चाहे आप इनके अराउंड जो है वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो या पेंटिंग कराते हो, और दूसरा आप लैंड इसलिए भी प्रिजर्व करते हो फॉर इकोलॉजिकल वैल्यू। फॉर इकोलॉजिकल वैल्यू उसमें सिर्फ लैंड नहीं आता है, उसमें फॉरेस्ट यानी ग्रीन गोल्ड भी आता है। इसके अलावा आप यही चाहते हो कि जो इनइक्वालिटी है ये एलिमिनेट हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाए और जस्टिस मेंटेन हो जाए। तो ये वो चीजें हैं जिनका मकसद जो ये वो चीजें हैं जो कवर हो जाती हैं जब हम पब्लिक पॉलिसी को देखते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी के स्कोप को अगर देखेंगे, दैट इज सो वास्ट, दैट इज सो वास्ट। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट हर एक एरिया को कवर करती है, हर एक एरिया के रिलेटेड वो पॉलिसी फ्रेम आउट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर वर्कर्स हो, कंज्यूमर्स हो, बिल्डिंग्स हो, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हो, रिलीजियस प्लेसेस हो, या प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल हो, या रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन लेवल हो, या इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, फॉरेस्ट्स को दे रहे हो, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दे रहे हो, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हो, या आप कोई पॉलिसीज बनाते हो इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन, इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द poorer, in order to uplift the minorities, in order to maintain the equality as far as income is concerned, income is concerned। तो wages की आप बात करते हो, enhancement की आप बात करते हो, तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट कवर करती है। So we can say as far as public policy is concerned, इसका जो एरिया है, इसका जो स्कोप है, that is pretty vast, that is pretty vast। और जहां तक स्टेप्स पब्लिक पॉलिसी में जब हम देखते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी हमेशा एस्टैब्लिश होती है या कैरीड आउट करती है बाय द गवर्नमेंट। वो आपने देखा, पब्लिक पॉलिसी को फ्रेम आउट करती है रूलिंग गवर्नमेंट। लेकिन इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, फ्रॉम इंसेप्शन टू कंक्लूजन, फ्रॉम इंसेप्शन टू कंक्लूजन। जैसे मैंने बता दिया, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस थ्योरी जो थी, या साइक्लिक प्रोसेस जो पब्लिक पॉलिसी की है, उसमें सबसे पहली बात जो होती है वो एजेंडा बिल्डिंग होती है, वो एजेंडा बिल्डिंग होती है। तो एजेंडा बिल्डिंग कब हो जाती है? Before a policy can be created, a problem must exist। एक पॉलिसी को बनाने से पहले आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए हैं, चाहे वो क्राइम की बात हो, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल को कम करने की बात हो, पॉवर्टी को खत्म करने की बात हो, इन एजुकेट एजुकेशन फैसिलिटीज को एनहेंस करने की बात हो, इंप्रूवमेंट करने की बात हो, या बाकी सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट करने की बात हो। तो ये वो चीजें हैं, जब आप इनको आइडेंटिफाई करते हो तब आप एक एजेंडा को देखकर एक पॉलिसी बनाते हो। तो ये सारे एजेंडाज थे, सिम्टम्स थे, इनको देखकर आप पॉलिसी बनाते हो, दैट इज एजेंडा बिल्डिंग। तो एजेंडा बिल्डिंग जब आप एक पॉलिसी बनाते हो, तो पॉलिसी को बनाने से पहले आप इन प्रॉब्लम्स को ढूंढते हो, वेदर दीज प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्टिंग और नॉट, चाहे वो पॉवर्टी की बात हो, इनइक्वालिटी की बात हो, या क्राइम की बात हो, या बाकी प्रॉब्लम्स की बात हो, इनको देखकर आप पॉलिसी बनाते हो। सो दैट इज एजेंडा बिल्डिंग। बिफोर अ पॉलिसी इज बीइंग formulated, you have to identify the problem, you have to identify the problem to get the attention of the government towards that very problem, that is agenda building, that is agenda building। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है formulation and adoption। formulation and adoption, that is coming with an approach, coming with a solution to sort out the problem, to sort out the problem। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक अप्रोच के साथ आते हो, एक सोल्यूशन के साथ आते हो, दैट इज फॉर्मुलेशन एंड अडॉप्शन, फॉर्मुलेशन एंड अडॉप्शन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप ये पॉलिसी बनाते हो, पहले एजेंडा बिल्डिंग में आप आइडेंटिफाई करते थे प्रॉब्लम, फिर पॉलिसी बनाते थे, तो उसके बाद आप इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके अडॉप्ट करते हो, तो इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्लीमेंट थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसका इवैल्यूएशन देखा जाता है या टर्मिनेशन देखी जाती है। इवैल्यूएशन दैट मींस डिटरमाइनिंग हाउ वेल द पॉलिसी हैज वर्कड आउट, हाउ वेल द पॉलिसी इज वर्किंग, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय रूलिंग क्लास, इट इज फॉर्म्ड बाय रूलिंग एग्जीक्यूटिव्स, बट implemented by public administrators and institutions, implemented by public administrators and institutions। तो एजेंडा बिल्डिंग में पॉलिसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके पॉलिसी फ्रेम आउट की जाती है। उसके बाद उस पॉलिसी को फ्रेम आउट करने के लिए आप फॉर्मुलेशन और एडॉप्शन करते हो, ग्राउंड रियलिटी पर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्टेट इंस्टीट्यूशंस। लेकिन पॉलिसी को बनाते कौन है? रूलिंग क्लास, रूलिंग एग्जीक्यूटिव्स। और उसके बाद एंड पे इसका इम्पैक्ट फैक्टर देखा जाता है, तो हाउ मच एक्सटेंट दिस पॉलिसी हैज बीन सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग द प्रॉब्लम, इन एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम, इन रिमूविंग द इनइक्वालिटी, रिमूविंग द पॉवर्टी, डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। किस हद तक ये पॉलिसी सक्सेसफुल रही, दैट इज इवैल्यूएशन। और उसके बाद टर्मिनेशन, अगर ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है, दैट इज पॉलिसी रीचेस इट्स
डेस्टिनेशन दैट इज़ वहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन ये टर्मिनेट तब होगी जब आप 100% श्योर हो कि आप सक्सेसफुल हो गए। अदरवाइज़ ये पॉलिसी वहाँ कंटिन्यूअसली रहती है, बार-बार इसकी इवैल्यूएशन देखी जाती है, इम्पैक्ट फैक्टर देखा जाता है कि इज़ द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्टिंग और नॉट। तो ये वो स्टेप्स थे जो पब्लिक पॉलिसी में आते हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट पब्लिक पॉलिसी एंड आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी अराउंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन।